वो लॉरेंस कोहल वर्ग का आलोचना पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने आलोचना क्या क्या दिया था, और आलोचना से क्वेश्चन मतलब कि रहता ही रहता है। आलोचना जीन पियाजे का पढ़ें या ना पढ़ें मान सकते हैं, वाइगोस्की का पढ़ें या ना पढ़ें मान सकते हैं, लेकिन लॉरेंस कोहल वर्ग का आलोचना आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो लॉरेंस कोहल वर्ग और दूसरा हार्वर्ड गार्नर, जो बुद्धि वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ से पढ़ लेंगे आलोचना लॉरेंस कोहल वर्ग का। ऐसी आलोचना का मतलब होता है कि दूसरे का गलती बताना, सिंपल आमतौर की भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरे का गलती बताना। लेकिन रियलिटी में जो आलोचना होता है दूसरे का गलती नहीं बताना होता है। इसका मतलब होता है क्या, दूसरे के सही और गलत दोनों के बारे में चर्चा करना। आलोचना का मतलब क्या होता है, गुण और दुर्गुण, गुण और दुर्गुण, गुण और दुर्गुण दोनों के बारे में चर्चा करना कि मेरे पास गुण क्या है और मेरे पास दुर्गुण क्या है, दोनों के बारे में जब चर्चा करते हैं तब हम बोलते हैं उसको आलोचना। तो बताइए अभी तक जो हम अवस्था पढ़े हैं उसमें तो मेरा गुण का चर्चा हो गया। अब यहाँ दुर्गुण मतलब कि दोष, दुर्गुण मतलब क्या है, दोष। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉरेंस कोहल वर्ग जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में हमको कुछ दोष मिला, कुछ गड़बड़ियाँ मिली, उसी गड़बड़ियाँ का चर्चा यहाँ पे करेंगे। क्योंकि गुण का चर्चा तो इतना बड़ा सिद्धांत में हम कर ही लिए, 6 अवस्था पढ़े, 3 लेयर पढ़े, और सब लेयर का अलग अलग नाम है, कैसे कैसे प्रभावित करता है वो देखे, उम्र कैसे मायने रखता है, समाज कैसे मायने रखता है, उसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे वो गुण के बारे में तो नहीं पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, दोष। इसीलिए कहीं पर भी आलोचना पूछेगा तो आलोचना का मतलब होता है किसी के गुण और दुर्गुण दोनों के बारे में बताना। आलोचना का मतलब क्या होता है, आलोचना, आलोचना अगर आपको बोले तो आलोचना का मतलब होता है किसी के गुण एवं दोष दोनों के बारे में, दोनों के बारे में बताना, दोनों के बारे में बताना। मतलब कि किसी का गुण भी बताना है दोष भी बताना है। तो गुण का चर्चा तो हम लोग अवस्था में पढ़ लिए, गुण का चर्चा हम लोग कहाँ पढ़ लिए, स्टेज में। जब लॉरेंस कोहल वर्ग का स्टेज पढ़ रहे थे, अवस्था पढ़ रहे थे, जो 6 अवस्था था अभी तुरंत आप देखें तो उसमें सारा का सारा हम लोग गुणे का चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोष का चर्चा करेंगे, दोष क्या क्या है, मतलब कि लॉरेंस कोहल वर्ग में गलतियाँ क्या क्या है। उन्होंने जो दिया सिद्धांत वो सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब रियल लाइफ में आते हैं तो वो सिद्धांत कुछ हमको हट के लगता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने कुछ गलती किया है। क्या किया है, गलती किया है। तो सबसे पहले इसके आलोचना होते हैं, आलोचना का मेन पॉइंट लिखेंगे, बाकी बात हम समझाने तो आपको समझा ही रहे हैं। आलोचना का मेन पॉइंट क्या है उसी को समझते हैं आलोचना का, बाकी बात हम उसको मिनिमाइज कर देंगे ताकि आप पूरा देख पाइएगा। क्लियर है। आलोचना का सबसे मेन पॉइंट है कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने आलोचना जब दिया तो कभी भी सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में नहीं बताया, मतलब समाज के बारे में तो बताया लेकिन कल्चर के बारे में नहीं बताया। बताओ, संस्कृति भी एक बच्चे के स्टैंडर्ड को या बच्चे को सही व्यवहार करने के लिए क्या बताता है कि नहीं, बताता है। क्योंकि कैसे पहनावा ओढ़ावा, कैसे बात विचार करना चाहिए, संस्कृति बताता है। क्योंकि हर संस्कृति का अलग अलग होता है। जैसे भारत का अपना एक संस्कृति है, रहन सहन अपना है, पश्चिमी सभ्यता का अपना एक संस्कृति है। मतलब संस्कृति का भी नैतिक विकास में क्या है कि एक तरह से क्या है उसका जोड़ है। लेकिन लॉरेंस कोहल वर्ग ने संस्कृति के बारे में नहीं बताया, संस्कृति के बारे में नहीं बताया। इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन्होंने सोशियो कल्चरल या डायरेक्ट बोल सकते हैं कल्चर के बारे में, संस्कृति जिसको बोलते हैं कल्चर, संस्कृति, कल्चर को क्या कर दिया लॉरेंस कोहल वर्ग ने, इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया मतलब नज़रअंदाज कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। मतलब कि संस्कृति का महत्व लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 0 के बराबर है। सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, उम्र का है और समाज का है, लेकिन संस्कृति का उतना महत्व नहीं है, जो कि देखने को नहीं मिलता। अब देखिएगा छोटा छोटा बच्चा अलग अलग संस्कृति से आता है तो वो ज़्यादा समझदार होकर आता है। इसका मतलब संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है जो कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने इग्नोर कर दिया, अपने सिद्धांत में उसको शामिल नहीं किया। दूसरा आलोचना ये हुआ कि लॉरेंस कोहल वर्ग बोला कि विकास जो है एक अवस्था में होता है, अलग अलग अवस्था में होता है।
जब अलग अलग अवस्था में होता है इसका मतलब विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसी का जीन पियाजे में आलोचना हुआ था। तो विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हम विकास के सिद्धांत में पढ़े हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक के नहीं चलती है, निरंतर चलती है, कभी कम कभी ज़्यादा लेकिन चलती जरूर है। तो रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास कभी अवस्था में नहीं हो सकता, विकास अवस्था में नहीं होता, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग अवस्था बताया है, विकास अवस्था में नहीं होता, विकास अवस्था में नहीं होता, विकास को अवस्था में बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता है। तीसरा पॉइंट बोला कि आप बोल रहे हैं कि विकास अवस्था में होता है और उम्र के साथ अवस्था बढ़ता है, मतलब आपने क्या किया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा एक बच्चे का वैसे वैसे विकास का अवस्था बढ़ेगा, मतलब उस तरह से नैतिक विकास के अलग अलग अवस्था, नैतिक विकास के अवस्था का विकास होगा, नैतिक विकास के अवस्था में जाएगा बच्चा, उसी तरह बच्चा का नैतिक विकास का अवस्था बढ़ेगा, जैसे जैसे एक बच्चे का उम्र बढ़ेगा और नैतिक विकास का अवस्था बढ़ेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसे आप बोलते हैं कि एक बच्चा पहला एक तरह से अवस्था में है, एक बच्चा दूसरा अवस्था में है, एक बच्चा तीसरा अवस्था में है, एक बच्चा चौथा अवस्था में है, एक बच्चा पाँचवा में है और एक बच्चा छठा में है। ये 6 अवस्था के बारे में क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया है। अब हम बताते हैं कि अगर 6 अवस्था में कोई बच्चा है तो इस बच्चा का उम्र कितना होगा। अगर छठा अवस्था में है तो हम बोल सकते हैं कि इस बच्चा का उम्र जो होगा 13 वर्ष से लेकर 16 साल के। हम मान लेते हैं कि एक बच्चा का उम्र 18 साल है, हम मान के चलते हैं एक बच्चे का उम्र 18 साल है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वो बच्चा छठा अवस्था में होगा। लेकिन बताइए 18 साल के बच्चे का नैतिकता क्या छठे अवस्था के बराबर है? नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इस समय 18 साल का बच्चा किसके ऊपर डिपेंड है? मम्मी पापा के ऊपर। जैसे बच्चा को कुछ निर्णय लेने के लिए बोलता है तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाता है, हाँ मम्मी ऐसे ऐसे बात है क्या करें। इसका मतलब मम्मी को फ़ोन लगा रहा है तो इसका मतलब एक बच्चा नैतिक निर्णय खुद पे नहीं ले पा रहा है, और जब बच्चा खुद से नैतिक निर्णय नहीं ले पाएगा इसका मतलब वो छठा अवस्था में कहलाएगा? नहीं। तो कहने का मतलब कि उम्र तो अनुसार छठा अवस्था में है, लेकिन एक बच्चा काम कैसा कर रहा है? पहला अवस्था वाला, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट है। और पहला अवस्था में हम तुमको बताए थे कि एक बच्चा अपने नैतिक विकास के लिए, नैतिक निर्णय के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है, बड़ा जो बोल देगा उसी को मान लेता है। तो कहने का तो मतलब है कि 18 वर्ष का बच्चा छठा अवस्था में है, लेकिन ये देखा जाता है कि 18 वर्ष के बच्चे में पहला अवस्था का नैतिकता है, छठा अवस्था का नैतिकता देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि उम्र बढ़ने पे सिर्फ नैतिक विकास हो जाएगा, कहीं न कहीं ये सिद्धांत गलत है, कहीं न कहीं ये सिद्धांत गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा और सिद्धांत आता है, जैसे यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, एक मिनट, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत एक और आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग को आलोचना करने वाले एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम है कैरोल गिल्गिन। क्या नाम है? कैरोल गिल्गिन। कैरोल गिल्गिन, कैरोल गिल्गिन ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग का आलोचना किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो लैंगिक पक्षपात का सिद्धांत है। इन्होंने क्या बोला कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत लैंगिक पक्षपात से ग्रसित है, लैंगिक पक्षपात से ग्रसित है। मतलब कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में लिंग के साथ पक्षपात किया गया है। पक्षपात किया गया मतलब क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने जो नैतिक विकास का थ्योरी बनाया, जो हिंज नामक आदमी पे कहानी बनाया, उस कहानी को केवल मेल कैंडिडेट को सुनाया गया। मेल मतलब क्या? लड़का, सिर्फ लड़का को सुनाया गया, लड़की को नहीं सुनाया गया। क्यों? कोहलबर्ग का ये मानना था कि लड़कियों में नैतिक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है, नहीं के बराबर, इसलिए वो कठोर निर्णय ले नहीं पाती है, तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम है। तो उन्होंने क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, इसके अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था, तो कोहलबर्ग पुरुष को
पुरुष जिसको बोलते हैं मेल कैंडिडेट को, पुरुष को क्या दिया, महत्व दिया, पुरुष को महत्व दिया। लेकिन जो लेडीज था लॉरेंस कोहलवर्ग, पुरुष को तो महत्व दिया, लेकिन क्या है उन्होंने महिलाओं को या फीमेल को, लेकिन उन्होंने क्या किया, फीमेल को इग्नोर कर दिया। फीमेल को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार कि एक महिलाओं में नैतिकता का जो निर्णय होता है वो नहीं के बराबर होता है, इसलिए वो ले नहीं सकता है। इसलिए लॉरेंस कोहलवर्ग का पक्षपातपूर्ण सिद्धांत बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पक्ष को महत्व दिया। किसको, केवल पुरुष को। महिलाओं को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, महिलाओं को महत्व ही नहीं दिया। तो बताइए, किसी एक को अगर महत्व देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तो मेरा सिद्धांत लैंगिक पक्षपातपूर्ण होगा कि नहीं। तो लैंगिक पक्षपातपूर्ण बोलने वाला कौन था, कैरोल गिल्गिन। और कैरोल गिल्गिन ने नैतिकता का सिद्धांत बताया कि आप जो बोल रहे हैं कि महिलाओं के पास नैतिक निर्णय नहीं होती है, बोला कि महिलाओं के पास भी नैतिक निर्णय होती है, लेकिन उसका निर्णय पुरुष के जैसा कठोर नहीं होता है। उसका निर्णय एक तरह से क्या है कि जिसको बोलते हैं ममता मतलब कि दया, करुणा, मतलब देखभाल की नैतिकता होती है। मतलब इन्होंने बोला कि महिलाओं के पास भी जो नैतिकता होती है, महिलाओं के पास देखभाल की नैतिकता होती है। देखभाल करना जिसको बोलते हैं केयर करना, देखभाल की नैतिकता होती है। तो महिलाओं की नैतिकता जो होती है, किससे, देखभाल की नैतिकता होती है। मतलब कि महिलाओं में देखभाल करने का, केयरिंग करने का, एक तो से इमोशन का, वो सब महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं में नैतिकता नहीं होता है। अलग बात है कि पुरुषों जैसा नैतिकता नहीं होता है, कि पुरुष एक कठोर दिल वाला होता है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन महिलाएं निर्णय लेने के पहले देखभाल करती है, इमोशन आता है, ममता आ जाता है, उसका प्यार आ जाता है, इसीलिए वो निर्णय लेने में घबरा जाती है। तो उसका जो निर्णय होता है वो देखभाल पे आधारित होता है। इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं का निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्षमता है, लेकिन अलग तरीका का है। लेकिन आपने क्या किया, पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। तो ये है लॉरेंस कोहलवर्ग का टोटल आप जो देख रहे हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग का आलोचना। ये है लॉरेंस कोहलवर्ग का आलोचना, पूरा पेपर आपका यहाँ देख रहे हैं। ये है लॉरेंस कोहलवर्ग का आलोचना, ये है लॉरेंस कोहलवर्ग का आपका आलोचना। इसमें बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत तो यहाँ समझ लीजिए, यही आपका एक ही बोर्ड में आपका सारा चीज़ हम लिख दिए हैं। बाकी बात जो छोटा मोटा चीज़ है लॉरेंस कोहलवर्ग का, वो क्वेश्चन के जरिए क्या है हम लोग फिक्स करेंगे। यहाँ से जो नैतिकता का चीज़ है वो आपको कम से कम क्लियर हो गया होगा। आगे का चीज़ हम लोग लॉरेंस कोहलवर्ग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रह जाइएगा। उसमें जो जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलवर्ग का जो क्वेश्चन होगा वो आपको साथ में दे देंगे, और साथ में एक साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन चैनल पे कर लेंगे। क्लियर है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। सबसे पहले ग्रुप में उस क्वेश्चन को भेज देंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद उसके बाद कल संडे को तो आपका नहीं हो पाएगा, संडे तो फ्री है, हॉलीडे है, तो कम से कम संडे को आप जो है अपना टाइम बिताइए, एंजॉय कीजिए। बाकी बाद मंडे को जो सबसे पहला क्लास होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ताकि जीन पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलवर्ग तीनों का क्वेश्चन आपका एक साथ डिस्कशन करके हो जाए, ताकि किसी को कोई दिक्कत या डाउट न रहे। क्लियर है, तो हम लोग अब यहीं पे सेशन को हम बंद करते हैं। बाकी बाद अभी जो सेशन चलेगा वो आपका हिंदी का चलेगा, और हिंदी के बाद आपका मैथ्स का भी क्लास करते हैं। क्लियर है, तो क्योंकि आपका क्लास कल छूट गया था, परसों भी नहीं हो पाया था, तो आज आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कवर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।